आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हिंदी का सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये ग्रामर यानी कि व्याकरण और बुक कितना मात्रा में पढ़ना है, उसमें से क्या क्या पढ़ना है, पूरा आज डिटेल में हम बात करेंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए। देखिए, हमको सिलेबस जानना क्यों जरूरी होता है, क्यों क्या जरूरत है सिलेबस जानने की। देखिए, इसलिए हमको जरूरी होता है ताकि हम ये समझ सके कि हमें पढ़ना कितना है। मान लीजिए पूरा बुक है या पूरा ग्रामर है, ये व्याकरण है, तो उसमें एक लिमिट मात्रा में ही हमको पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरा पढ़ना है, इसीलिए सिलेबस देखा जाता है ताकि पता तो चल पाए हमको पढ़ना कितना है। सिलेबस देखने से ये पता चल जाता है क्या क्या पढ़ना है, क्या उसमें से नहीं पढ़ना है। इसीलिए हम लोग क्या देखना पड़ता है, सिलेबस देखना पड़ता है। अब समझिए को बात ध्यान से। हमको मान लीजिए घर बनाना है, घर बनाना है तो घर का सिलेबस क्या होगा। घर को पहले ये तो जानना पड़ेगा घर कहाँ बनाना है, और घर बनाना है उसमें कितने रूम बनाने हैं, कहाँ कहाँ से कैसे रास्ता निकालना है, क्या उसमें से कहाँ खिड़की होगा, कहाँ दरवाजा होगा, ये सब जानना हमको जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ताकि अच्छा से घर बन पाए। और कहाँ तक घर बनना, मान लीजिए आप जमीन इतना ही है, आपका जमीन इतना है, आप घर बना दीजिए इतना में। सिलेबस है ना, पता है कि आपको जमीन घर बनाना कितना में, तो हो जाएगा दिक्कत ना। तो वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए उसका सिलेबस जानना जरूरी है कि हमको उस काम को कितना मात्रा में करना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। उसी तरह से इस जो हिंदी का जो सिलेबस है, इसको जानना आपको जरूरी है। चलिए पूरे इसको डिटेल में हम बात करेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ये हिंदी का सिलेबस। देखिए, हिंदी आपका 100 मार्क्स होता है, आपको पता है। ये दो भाग होता है, एक व्याकरण होता है और एक बुक होता है। यानी कि बुक होता है जो किताब होता है, किताब में दो किताब है, एक फर्स्ट किताब है जो मोटा वाला होगा, और एक सेकंड किताब है। सेकंड एक पतला वाला किताब होगा, एक फर्स्ट है और एक सेकंड किताब है। मतलब दो किताब है, उस दोनों किताबों को आपको पढ़ना है। दोनों किताब में क्या क्या पढ़ना है उसको पूरा डिटेल में, एक जो चैप्टर होता है वो चैप्टर के बारे में, वो एक क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आते हैं और बुक से कैसे क्वेश्चन, पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। दो तरह से आता है, व्याकरण और बुक में। यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं और आपके बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का मेथड क्या होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीका से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। यानी कि 50 नंबर आपको सब्जेक्टिव पर मिलेंगे और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पर मिलेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में दो तरह से, एक तो ये व्याकरण वाला पार्ट हो गया, व्याकरण में से आता है, और दूसरा बुक में से आता है। इन दोनों में ऑब्जेक्टिव में सबसे अधिक बुक से आता है, यानी कि अधिक किससे आता है, बुक से आता है। अब देखिए, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। व्याकरण में होता ये है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सबको एक लिस्ट बताएंगे। अभी लिस्ट बता रहे हैं, सबको एक लिस्ट बताएंगे। उसमें से आ जाएगा कि निम्न में कौन संज्ञा है, निम्न में कौन संज्ञा। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, निम्न में कौन संज्ञा है, यह, वह, तुम, हिमालय, कौन संज्ञा। तो इसमें आंसर क्या होगा, हिमालय। हिमालय संज्ञा है, और बाकी ये जो तीनों ऑप्शन बोला गया ये सर्वनाम है। वैसे ही आपको क्वेश्चन में आएगा, तो ये आपको चुनना रहता है कि ये संज्ञा कौन है, सर्वनाम, ऐसे आपको विशेषण दे देगा या कोई मुहावरा दे देगा, ये सब दे देगा। तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब बुक में से क्या आता है, बुक में से जो कहानी रहता है और जो लेखक रहता है, लेखक का नाम भी आता है, और कहानी के अंदर से आता है कि कोई कहानी से पूछ देगा इसका नाम क्या है, ये इसमें इस कहानी में क्या कर रहा था। जैसे अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो एक खोखा का कहानी है, सेकंड ही चैप्टर है 20 का दांत। अब इसे पूछेगा 20 के बाद दांत के लेखक कौन है, अगर पढ़े होंगे तो। और पहला चैप्टर है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, बोलेगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का लेखक कौन है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ, क्योंकि वो लेखक है उनके। या जो लेखक का जन्म पूछ देगा, वो जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, ये सारे बातों को पूछ देता है। किसने, ऑब्जेक्टिव में। यानी जन्म स्थान पूछेगा, नाम पूछ देगा लेखक का, या उनका वो पूछ देगा कि उनकी रचनाएं कौन है, रचना भी पूछता है, यानी कि कौन कौन किताब लिखे हैं। उसमें डिटेल में जब देखिएगा, जब चैप्टर शुरू होने से पहले ही लेखक के बारे में पूरा एक डिटेल एनालिसिस दिया रहता है। एक पेज पर डिटेल दिया रहता है कि हाँ, लेखक का पूरा नाम, जन्म, उनके माता पिता का नाम, वो कहाँ से पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के बाद उनकी रचनाएं कौन कौन हुई, बाद में वो क्या किए, ये सारे डिटेल एनालिसिस किसमें रहता है, वो कहानी के पहले। तो उसको भी पढ़ना जरूरी होता है, और ध्यान से पढ़ना। जो देखिए, रट कर याद नहीं करना है, एक दो बार पढ़िएगा अपने से याद हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, ये रचना हो जाएगा, और ये कहानी के अंदर से आता है, कहानी के अंदर से, यानी कि उस पात्र के। तो कहानी तो आराम से समझ में आता है, कहानी में क्या दिक्कत है, कहानी एक बार समझ जाइएगा सब ठीक है।
और देखिए आगे बढ़ते हैं। ये व्याकरण तो समझ में आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब सारा चीज आएगा। चुनना रहेगा, यही सब रहेगा, उसमें से चुनना रहेगा और ये देखना रहेगा क्या इसमें से क्या ऑप्शन में होगा, क्योंकि ऑप्शन रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ऑप्शन रहता है कि 3 को गलत है, एगो सही है, तो सही वाला टिक लगाना है। आगे देखिए, तो इतना तक हमें लगता है कि समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव में क्या रहता है, यानी कि लिखने वाला में क्या रहता है। ये तो ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना सिर्फ रहता है, ये पेंट करना रहता है। गोला सिर्फ क्या करना रहता है, पेंट करना रहता है। अब देखिए ये अब सब्जेक्टिव वाला में, लिखने वाला में क्या आता है, पत्र और निबंध आता है। पत्र और निबंध लिखने के लिए, अब निबंध मतलब लेख होता है, पत्र मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे पिता के पास पत्र लिखना हो जाएगा। मान लीजिए कोई पैसा मांगना है पिता के पास, या उनका कुछ और अपने घर का स्थिति बताना है उनको, या प्रिंसिपल के पास यानी कि प्रधानाचार्य के पास लिखना हो जाएगा पत्र। मान लीजिए पत्र कैसे लिखना हो जाएगा, छुट्टी मांगने के लिए लिखना पड़ जाएगा। तो देखिए पिता के पास लिखना होता है तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आशा करता हूँ मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे, इतना बस लिख दिया ना। उसके बाद अपना बात लिखिएगा, हाँ ये हमारी समस्याएं हैं, आपको ये करना है। अंतिम में लिख दीजिए आपका प्रिय पुत्र, नीचे ऐसे करके लिख दीजिए आपका प्रिय पुत्र, और उसके बाद अपना नाम, बस खत्म। इतना ही तक तो रहता है। प्रधानाचार्य के पास लिखना तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और उसके बाद अपना स्कूल का नाम और विषय। महाशय सविनय निवेदन है कि अब बस उसके बाद अपना लिखिए जो लिखना है। उसके बाद अंतिम लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी छात्र। लिखने में देखिए पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पत्र एक दो अगर 2-4 वो प्रैक्टिस कर लिए पत्र में, कोई दिक्कत नहीं होता प्रैक्टिस पत्र लिखने में, ठीक है। अब निबंध यानी कि लेख लिखना होता है। लेख आपको देखिए, अब लेख किस विज्ञान पर आ जाएगा, या नारी शक्ति पर आ जाता है, और बहुत सारे जैसे पर्यावरण पर आ जाता है, जनसंख्या पर आ जाता है। तो ये सब के बारे में आपको लिखना होता है। कैसे, आपको पहले भूमिका लिख देना है, मतलब विज्ञान क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद उसका लाभ हानि, और उसको जो क्या क्या उसमें समस्याएं हैं, हम कैसे सुधार कर सकते हैं, सबको क्या करना है, डिटेल एनालिसिस लिखना होता है। तो अगर 10-15-20 प्रैक्टिस कर लेता है तो हो जाता है। या कोई पर्व के बारे में लिखना, होली, दिवाली सब आ जाता है, सरस्वती पूजा, ये सब पर्व आ जाता है। इस पर्व पर भी क्या लिखना रहता है, निबंध लिखना रहता है। अब देखिए पर्व पर निबंध विज्ञान पर ज्यादा आता है लिखने के लिए। उसके बाद संवाद भी लिखना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, संवाद लिखना होता है। संवाद, देखिए संवाद मतलब होता है 2 लोगों के बीच बातचीत लिखना होता है। मान लीजिए बढ़ते प्रदूषण पर, प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है, 2 लोगों, 2 मित्रों के बातचीत हो रहे, पहले दोनों का अपना हालचाल पूछेंगे, आप ठीक हो, हम ठीक है, बस इतना पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वो अपना अब सुनाएंगे, देखिए ये दिक्कत है पर्यावरण में, ये ऐसे सुधार होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये सब अपना बारे में बताएंगे। ये आपका निबंध और पत्र या संवाद में, संवाद मतलब 2 लोगों के बातचीत, बस संवाद हो गया। संवाद का मतलब क्या, तो अब इमेजिन कीजिए कैसे अपने दोस्तों से बात करेंगे। तो दोस्त का 2 नाम लिखना, अपना नाम या एक कौन दोस्त का नाम लिखकर बात करना, जैसे बात होता है नॉर्मली वैसे, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद अपना जो कुछ भी बात करना, पर्यावरण पर बात करना, पर्यावरण इतना क्यों, प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इतना प्रदूषण पर बात करना है। तो यही होता है संवाद। आगे देखते हैं अब गद्यांश क्या होता है। देखिए अब गद्यांश भी इसमें सब्जेक्टिव में गद्यांश रहता है, पूरा आपको कहानी की तरह दे देगा। कहानी का मतलब ये आसान वाला कहानी नहीं देता, वो पर्यावरण के बारे में दे देगा। अब लिखेगा पर्यावरण के बारे में, इतना पूरे डिटेल में पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण समस्या, पर्यावरण की क्या समस्या है, जंगल की कटाई हो रही है, पूरा एकदम पूरा डिटेल इतना में लिखेगा। 3-4 को प्रश्न दे देगा, उस पर आपको बनाना होगा। और बहुत सारे में लिखा, शीर्षक लिखिए, इसका शीर्षक लिखिए। शीर्षक जैसे कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसका ऊपर लिखा रहता है ना कि शीर्षक क्या है, ऊपर एक लिखा रहता है कहानी का शीर्षक क्या है। जैसे आप जाति प्रथा और श्रम विभाजन पढ़ेंगे, 20 के दांत एक कहानी है, यानी कि 20 के दांत, वो 20 के दांत लिखा हुआ होगा, दूसरा चैप्टर शायद है। तो दूसरा चैप्टर में क्या 20 का दांत, ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है कि 20 का दांत ये चैप्टर है। तो क्या है उसका शीर्षक, यानी कि मेन उसमें क्या होगा, वो बातों किस में लिखा जाता है, शीर्षक में। यानी पर्यावरण के बारे में तो पर्यावरण उसका शीर्षक हो जाएगा। अगर विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है तो विज्ञान उसका शीर्षक। तो वैसे ही देख कर आप शीर्षक कर सकते हैं, कौन सा शीर्षक है होगा उसका। अब देखिए उसके बाद बुक में फर्स्ट और सेकंड इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा जैसे शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे 2 को तो पहला और दूसरा जो चैप्टर है ना, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, और उसके बाद 20 का दांत, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमेशा लगभग इसमें से पूछ ही देता है क्वेश्चन, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं तो सब्जेक्टिव में पूछ ही देता है। क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछ ही देता है ये क्वेश्चन। एकदम ये चैप्टर दोनों एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छा से पढ़ लेना 20 के दांत को। बहुत यही बुक में से आता है क्वेश्चन। मान लीजिए बोले खोखा किन मामलों में अपवाद था, जाति प्रथा और श्रम विभाजन से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर सेकंड जो पतला वाला किताब है, 4-5 को कहानी है,
5-6 को कहानी है, 6 को लगभग कहानी है उसमें, तो कहानी पढ़ लेना है, कहानी का लेखक का नाम याद करना, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या कहानी का अंदर से, तो कहानी है बहुत अच्छा से याद, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वो कहानी हो, तो अपने से कहानी पढ़ सकते हैं। उसके बाद व्याकरण से आता है। अब व्याकरण में भी आता है, जैसे व्याकरण से ये आएगा कि संज्ञा क्या होता है, ये संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, या भेदों को उदाहरण के साथ लिखे, सर्वनाम या कारक के चिन्हों को लिखे, उसके भेदों के साथ चिन्हों को लिखें, ये सब आता है आपको, ये व्याकरण में आ जाता है। या स्वर, व्यंजन, ये सब आ जाता है व्याकरण, सबका डिफिनेशन लिखना होता है, नहीं परिभाषा लिखनी, तो परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए। इसको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव में, ये ऐसे इतना होता है। हमें लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्याकरण में। अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण में से क्या आता है, तो हमारा पहला टॉपिक ये है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि वर्णों के बारे में पढ़ना। वर्ण क्या होता है, देखिए ये वर्ण है, यानी जिससे हमारी शब्दों की रचना होती है। ये अभी हिंदी हम किस लिपि में लिख रहे हैं आपको पता है, ये पता ही होगा आपको, देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी। इंग्लिश किस लिपि में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं, ऐसे ही लिखते हैं ना व्याकरण। ये मान लीजिए राम आम खाता है, तो ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, राम आम खाता है, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ऐसे बाएं से दाएं लिखते हैं हमेशा। देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं। यह लिपि कैसी है, वर्णात्मक लिपि, यानी कि वर्णों पर आधारित है। ये वर्ण है, अगर ये वर्ण आपको पता नहीं है, र है कि क है कि य है, ये पते नहीं रहेगा तो आप इसको ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। किस पर आधारित है, वर्णों पर आधारित है। तो इसको अंतिम तक देखते रहिए, पूरा अच्छा से डिटेल में एकदम समझाया जाएगा। देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में पहला टॉपिक होता है वर्णमाला। वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला जानते ही हैं, यानी कि वर्णों को क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे क ख ग घ ये सब लिखा रहता है, अ आ ई सब लिखा रहता है। तो ये सब क्या है, एक व्यवस्थित ढंग में लिखा हुआ। ई नहीं है, क को अ में मिला दिया गया, अ को क में मिला दिया, ऐसा तो नहीं होता है। क ख ग जो होता है उसमें रहता है, और जो स्वर होता है वो स्वर में रहता है, जो व्यंजन होता है वो व्यंजन में रहता है। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों को एक व्यवस्थित ढंग से सजाना या व्यवस्थित ढंग से रखना, ही क्या कहलाता है, वर्णमाला। जैसे माला में देखें हैं, माला में जो फूल होता है वो क्या कर होता है, व्यवस्थित ढंग से ही फूल लगाया रहता है। ऐसा थोड़ा होता है कि इधर 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 ऐसे फूल नहीं लगाए, एक व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाए तो क्या बन जाता है, माला बन जाता है। वैसे ही वर्णों के एक व्यवस्थित ढंग से सजाने के क्रम में क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। अब देखिए वर्णमाला में क्या क्या होता है, स्वर का नाम जानते हैं और व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन होता है। अब स्वर क्या होता है, स्वर होता है कि जब ध्वनियों को, ध्वनि यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जब ध्वनि बिना जब ध्वनियों का उच्चारण हो, यानी कुछ भी बोले तो हवा बिना किसी रुकावट को मुंह से बाहर आए, यानी कि वो ध्वनि बिना किसी रुकावट को मुंह से बाहर आए, यानी कि बोले बिना किसी रुकावट को बोले, उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर क्या होता है, बिना किसी रुकावट को, यानी कि हम बोल रहे हैं तो बीच में कोई भी रुकावट ना हो। जैसे अ हम बोल रहे हैं तो कोई रुकावट आ रहा है, अ यानी कि ऐसे ही ध्वनि निकल रहा है, यानी कि बिना किसी रुकावट के, मुंह में कोई रुकावट नहीं आ रहा है, यानी कि हवा ऐसे ही बाहर निकल रहा है। अ आ ई ये कोई बिना कोई रुकावट के क्या हो रहा है, ये ऐसे ही बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब व्यंजन क्या होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए, यानी कि बोलने में किसका सहायता लिया जाए, स्वर का। यानी कि ये अकेले घूमता है, देख रहे हैं ये अ आ किसी का सहायता नहीं ले रहा है, नहीं हम किसी का सहायता नहीं लेंगे, ये अकेले घूमता है। लेकिन ये अकेले नहीं घूमता है, कहता है इसी की सहायता लेंगे। किसका सहायता लेंगे, स्वर का सहायता लेंगे, यानी कि बिना स्वर के सहायता की आ ही नहीं सकता। जैसे क में क्या है, अ है, ख में क्या है, अ है, ग में क्या है, अ है, यानी ये सब क्या है, कह जो है व्यंजन है, और ये है स्वर। यानी स्वर अकेले घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यंजन क्या करता है, कहता है स्वर को चलिए हमारे साथ चलिए, ये सांसें लेकर घूमता है इसको। ये हो गया वर्ण विचार। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें से स्वर पूछ देगा, निम्न में कौन स्वर है, निम्न में कौन व्यंजन है। अब यहाँ पर व्याकरण में, सब्जेक्टिव में पूछता है स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखना होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा स्वर कौन है, व्यंजन कौन है। और एक उच्चारण स्थान पूछता है, यानी कि इसका अ का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान यानी कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ से उच्चारण हो रहा है, गला से उच्चारण हो रहा है, तालु से, जीभ से, कहाँ से उच्चारण हो रहा है। उच्चारण स्थान भी यहाँ पर पूछता है। किसमें उच्चारण स्थान पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में उच्चारण स्थान पूछता है। हमें लगता है कि अच्छा से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा देखते हैं, संज्ञा क्या होता है।
जब भी संज्ञा का नाम सुनते हैं ना, लगता है कि हाँ, बच्चों को ये लगता है कि हम तो बहुत पढ़े हैं, बहुत समझे हैं, ये संज्ञा क्या पढ़ना है क्या, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता, दिमाग घूम जाएगा इसमें। संज्ञा में ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछेगा कि सोमवार कौन सी संज्ञा है, मंगलवार कौन सा संज्ञा है, जनवरी कौन सा संज्ञा है, फरवरी कौन सा संज्ञा है, बताइए। और मिठाई कौन सा संज्ञा, रसगुल्ला जो होता है रसगुल्ला कौन सा संज्ञा है। देखिए दिमाग घूम जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए जनवरी फरवरी ये सब क्या है, महीना का नाम है, यानी किसी खास महीने के, जैसे जनवरी फरवरी, ये सोमवार मंगलवार खास किसी का नाम है। जब खास नाम होता है उसमें किस में आता है, व्यक्तिवाचक में। अब रसगुल्ला क्या है, मिठाई है, यानी कि मिठाई एक जाति होता है, यानी कि जब मिठाई का आपको नाम लिया जाए तो क्या आ जाएगा, बहुत सारी मिठाई आपके दिमाग में आ जाएगा। मिठाइयों का एक प्रकार होता है कि हाँ ऐसे मिठाइयाँ होगा, यानी कि मिठाई का बहुत सारा प्रकार आपके दिमाग में आ जाता है, यानी जाति एक मिठाई का होता है। या जूता बोला जाएगा, जूता के कई कलर आ जाएंगे जाति में उसके, यानी कि कौन सा है, जूता, मिठाई, ये सब जातिवाचक संज्ञा। तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, इसमें ऐसे ही पूछ देता है कि ये कौन सा संज्ञा है। या अब तो देखिए संज्ञा क्या होता है, दुनिया में जितने भी नाम है उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। यानी किसी का भी कुछ भी नाम हो, नाम का मतलब ये किताब कॉपी ये सब नाम ही है, बोर्ड मार्कर ये क्या है, नाम नहीं है, ये सब नाम है। तो ये जैसे राम, हिमालय, ये सब भी नाम है, ये बोर्ड मार्कर ये सब भी नाम है। तो ये सारे नाम किस में आते हैं, संज्ञा में। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो पांचों को अलग अलग बांटा गया। इसमें ये सब्जेक्टिव में पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेदों को लिखे उदाहरण सहित। तो इसमें पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन है, 4 गो ऑप्शन देगा। जातिवाचक संज्ञा कौन है, या 4 गो ऑप्शन रहेगा, बोलेगा निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे पूछता है संज्ञा में। या सब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर होता है, आपको अंतर लिखने के लिए पूछ देगा, तो हो जाएगा दिक्कत। तो ये दोनों को जानना जरूरी है। तो हमें लगता है कि संज्ञा आपको पता हो गया, इसके 5 भेद होते हैं, आपको पता है 5 भेद होते हैं। अब देखिए, अब सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में आता है, यानी कि कहता है कि संज्ञा से कहता है कि देखिए हम आपके बदले में जा रहे हैं, यानी कि जहां पर संज्ञा की जरूरत है वहां पर कौन जाता है, सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले में आता है। या कोई भी मान लीजिए किसी के भी बदले में आता है तो क्या करता है, वो पहले वाले को हटा देता है, तभी ना उसके बदले में आता है, यानी कि ये इसको हटाएगा, कहेगा हटिए हम आपके बदले में जा रहे हैं। तो सर्वनाम जो होता है वो किसके बदले में आता है, संज्ञा के बदले में। इसके 6 भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, 5 गो भेद होते हैं। तब इसमें क्वेश्चन पूछता है संज्ञा और सर्वनाम में अंतर सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है, इसमें उदाहरण पूछ देगा। अब देखिए ये बदले में कैसे आता है, कहाँ बदले में आता है। देखिए जैसे आपको एक उदाहरण लेते हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा पवित्र पवित्र नदी है, गंगा समुद्र में मिल जाती है। गंगा कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। अब देखिए एक और वाक्य लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देखिएगा क्या अंतर है दोनों में। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यह पवित्र नदी है, यह पवित्र नदी है, यह समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है। आप देखिए समझिए दोनों में डिफरेंस का, इसको हम तक देखते रहे पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे। तो ये देखिए संज्ञा, ये संज्ञा को उदाहरण देखिए, ये संज्ञा है, गंगा क्या है, एक संज्ञा है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा पवित्र नदी है, गंगा समुद्र में मिलती है। बताइए ये संज्ञा बार बार आ रहा है, ये पूरा शब्द खराब हो, ये पूरा वाक्य ही खराब हो जा रहा है, सेंटेंस पूरा खराब हो जा रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, खराब का मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा, बार बार गंगा पवित्र नदी, गंगा समुद्र में मिल जाती है। लेकिन इसके बदले देखिए यहाँ पर अब ये संज्ञा हो गया ना, संज्ञा के बदले सारी जगह सर्वनाम आता है। यह गंगा पवित्र नदी है, तो वहां पर क्या आएगा, गंगा के जवाब पर यह वह तुम वे आप, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह वह तुम आप ये सब सर्वनाम होते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यह पवित्र नदी है, यानी कि पवित्र जहां पर यह लग गया तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यह पवित्र, यानी कि यह क्या है, सर्वनाम है। ये संज्ञा का बदला है, यानी कि संज्ञा को हटाकर बोला चलिए हटिए हम जाते हैं, एक बार आप आ गए, उसके बाद वाक्य को अच्छा करना है तो हम आ रहे हैं।
उसके बाद यह समुद्र में मिलती है, यानी कि ये भी क्या है, सर्वनाम है। ऐसे ही संज्ञा के बदले आकर वाक्य को अच्छा करता है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब वचन देखते हैं, वचन किसे कहते हैं और वचन का प्रकार कितना होता है। एक वचन, बहुवचन, ये सब किसमें, वचन किसे कहते हैं, प्रकार। ये तो आपको पता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा वचन बोल देगा कौन सा ये एक वचन है कि द्विवचन, ये बताइए। तो ये वचन में पूछता है। अब लिंग निर्णय करना होता है, यानी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ऑप्शन में दे देगा कि ये कोई भी कुछ भी दे देगा, उसमें बोलेगा बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये लिंग निर्णय करना होता है। उसके बाद विशेषण, आपको जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषता कहाँ बता रहा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है यह पवित्र नदी, यानी कैसी नदी है, यह पवित्र नहीं। यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, संज्ञा का भी क्या कर रहा है, विशेषण। गंगा की विशेषता बता रहा है, गंगा क्या है, पवित्र नदी। यह का भी विशेषता बता रहा है, ये कैसी नदी है, पवित्र। यानी कि विशेषण में पूछता है, विशेषता पूछता है, या विशेषण का प्रकार भी पूछता है, ये कौन सा निम्न में से कौन सा विशेषण का भेद है। आ जाएगा, 4 ऑप्शन आपको बताना होगा। उसमें 6 तक बात कर लिए थे, अब 7 नंबर बात करेंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, पूरा एकदम अच्छा से सिलेबस सब कुछ समझ में, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, इसको बस अंत तक देखते रहिएगा, बीच में मत स्किप कीजिएगा, अंत तक एकदम देखते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाच्य के बारे में पढ़ना होता है। वाच्य यानी कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। मान लीजिए राम आम खाया, राम के द्वारा आम खाया गया, तो ये वाच्य में आता है। तो ये कर्मवाच्य कर्तृवाच्य 2 होता है, तो ये दोनों के बारे में पढ़ना होता है। उदाहरण दे देगा कौन सा कर्मवाच्य है, ये क्या है, ये वाच्य के बारे में दे देगा, तो ये वाच्य हमको पढ़ना होता है। अब आगे कारक, कारक को आपको पता है, कारक का चिन्ह होता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो जो कारक का चिन्ह होता है, चिन्ह ही महत्वपूर्ण होता है। आपको कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, ये सारे चीज याद रखना पड़ता है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ये बोलेगा सब्जेक्टिव में, ये बोलेगा कि कारक को उसके चिन्हों के साथ, भेद को उसके चिन्हों के साथ लिखिए। तो जब चिन्हों के साथ लिखना होता है तो उसमें सब्जेक्टिव में आता है। अब संधि, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। तो देखिए संधि क्या होता है, कि संधि में होता ये है कि आपको चुनना, ये बनाना होता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या संधि का कितना प्रकार है। तो संधि और समास में अंतर भी लिखने के लिए आता है, ये सब्जेक्टिव में आ जाता है, संधि और समास में अंतर। 2 वर्णों के मेल से जब कोई शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहीं पर अगर हम समास की बात कर ले तो समास क्या होता है, समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो कुछ भी बनता है, जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जो 2 पदों के मेल से जो बनता है उसको समास कहते हैं, और 2 वर्णों के मेल से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहाँ पर संधि का उदाहरण आ जाएगा, यहाँ पर समास का। अब देखिए संधि का यहाँ पर भेद भी आ जाएगा, भेद कौन सा संधि, ये मान लीजिए संधि दे देगा, ये बोले कौन सा संधि आपको चुनना होता है। या समास, समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। समास का भेद, कौन समास का क्या उदाहरण, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, ये सब कौन सा उदाहरण है, द्वंद्व का कौन उदाहरण है, द्विगु का कौन उदाहरण है, अन्य माता पिता किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि का कौन उदाहरण है। ये सब इसके भेद होते हैं, और भेद का उदाहरण पूछ लिया जाता है। ये सब इसके भेद होते हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, ये सब किसके है, ये समास के सब भेद होते हैं, इसको पूछ लिया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। पर्यायवाची शब्द तो आपको खुद से याद करना है, यानी एक वो किसी नाम का 2-3 गो नाम होता है, उस नाम को याद करने का, दूसरा का तीसरा का कौन सा नाम होता है, पर्यायवाची। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, श्रुति सम भिन्नात्मक यानी कि दोनों देखने में शब्द एक ही जैसा होगा, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। जैसे परिणाम और परिमाण, देखने में दोनों शब्द लगभग ठीक ठाक लग रहा है, अगर ध्यान से ना देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम का मतलब क्या होता है, नतीजा या रिजल्ट होता है। यानी कि बोला जाता है परीक्षा परिणाम जो है उसको घोषित कर दिया गया है, परीक्षा फल को घोषित, इसका मतलब फल होता है, नतीजा होता है, या यहाँ पर इसका मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट भी होता है। अब देखिए इसका मतलब मात्रा होता है, यानी कोई वस्तु कितना मात्रा में है, ये कितना, इसका परिमाण का मतलब मात्रा। वैसे ही आपको बहुत सारे शब्द होंगे जो एक जैसे होंगे, लेकिन अर्थ क्या होगा, हर्षिकार और दीर्घिकार के लिए सिर्फ अर्थ बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग जो शुरू में आता है उसको क्या बोलते हैं, जो किसी भी शब्द के शुरू में आता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे निडर, निडर, इसका उपसर्ग क्या होगा, नी हो जाएगा। या भर पेट, भर पेट,
इसका क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा इसका उपसर्ग। प्रत्यय मतलब अंत में आता है, उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद में, प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले। आगे बढ़ते हैं। शब्द शुद्ध, यानी कि बोलेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा सही शब्द है, उसको आपको चुनना होगा। वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के बारे में पूरा पूछ देगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द, यानी कि शब्द बड़ा रहेगा उसको छोटा उसका अर्थ होगा। जैसे में हो जाएगा आगे के सोचने वाला, इतना बड़ा शब्द है आगे का सोचने वाला, उसका छोटा सा एक अग्र सोची बोल दीजिएगा, बस आगे का सोचने वाला हो जाएगा। दूर देखने वाला, दूरदर्शी, उसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। बड़ा सा शब्द है, दूर का सोचने वाला, अनेक शब्द है, उसको एक शब्द दूरदर्शी हो जाएगा, उसका क्या होगा, दूरदर्शी। वैसे मुहावरा, मुहावरा आपको तो खुद से ही पता है मुहावरा क्या होता है, नाको चने चबाना, आग बबूला होना, ये सब क्या है, मुहावरा है। मुहावरा ऐसे ही आता है कि मुहावरा आपको बोल देगा इसका अर्थ क्या होगा। आगे बढ़ते, एगो और छूट रहा है टॉपिक, एगो टॉपिक छूट रहा है, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। अब एगो बात समझिए, ध्यान समझिएगा, विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द होता है, किसी का उल्टा उसका विपरीतार्थक शब्द होगा। अब आपको देख कर लग रहा हो 20 गो है, इसका 20 गो कैसे पढ़ेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं होता, छोटा छोटा सब टॉपिक है, बस एक बार समझते जाइएगा, सब एकदम अच्छा से क्लियर हो जाता है, इसको दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना अच्छा से ये सब क्लियर होता है, ये हमेशा आपको याद रहता है, कभी भूलते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हमको बुक वाला देखना है कि कौन कौन चैप्टर है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये सबको देखना है, इसको अंत तक अभी देखते रहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट बुक है, यानी कि पहला बुक है, उसका सिलेबस क्या है। यानी कि पहला बुक का नाम गोधुली है, आपको पता है पहला बुक का क्या नाम है, गोधुली। उसका जो सिलेबस क्या है उसको पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे सारे चैप्टर से आते हैं, सब के बारे में हम बात करेंगे, इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए बढ़ते आगे। ये गद्य खंड, अभी गद्य खंड ले रहे हैं, गद्य खंड से ये क्वेश्चन कैसे कैसे, उसके बाद पद्य खंड लेंगे। तो गद्य खंड मतलब कहानी वाला होता है, जो कहानियों के माध्यम से ऐसे लिखा रहता है पूरा, उसको गद्य खंड बोलते हैं। और पद्य खंड वो होता है जो कविताओं की तरह लिखा होता है, मतलब ऐसे शॉर्ट लाइन में, छोटे छोटे लाइन में होता है, वो पद्य होता है, यानी कि पदों में लिखा रहता है, ये गद्य खंड है। आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन इसके लिखा कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं क्या, ये सब पूरा डिटेल पूछ लिया जाएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये समाज का स्वाभाविक रूप है, ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, इसमें से जो क्वेश्चन है उसको पूछ लिया जाएगा सब्जेक्टिव में। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला में, 20 के दांत। 20 के दांत, अब देखिए 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अब 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन, कहानी और पिछला वाला निबंध था, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, निबंध, ये भी पूछ लिया जाएगा क्या है। तो ये है कहानी, बहुत अच्छा कहानी है, इसमें खोखा नाम का लड़का रहता है, वो सेन साहब का बेटा रहता है, ये बहुत अच्छा कहानी है, थोड़ा बड़ा कहानी है, उसमें मदन रहता है, एक मदन भी रहता है, और तो देखिए ये बहुत अच्छा कहानी है। तो 20 का तो इसमें पूछा जाएगा ये नलिन बिलोचन शर्मा के जन्म के बारे में, उनके कहाँ पर उनके रचनाएं, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखिए लेखक का जन्म, रचना, उनका ये लेखक का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका शिक्षा कहाँ हुआ था, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लघु, वो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बस कहानी के अंदर से भी कहीं कहीं सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो ये 20 के दांत कौन, नलिन बिलोचन शर्मा, इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। भारत से हमने क्या सीखा, मैक्स मूलर ने लिखा है, कौन लिखे हैं, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने लिखा है भारत से हमने क्या सीखा, नलिन बिलोचन शर्मा, बिलोचन शर्मा लिखे हैं। अब देखिए नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नाखून के बारे में इसमें पढ़ना है, एकदम नाखून के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। लोग बड़े बड़े नाखून बढ़ा कर रखते थे, क्यों नाखून बढ़ा कर रखते हैं, क्या ये हानि लाभ, बहुत अच्छा है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। ये जो ललित निबंध बहुत अच्छा निबंध है कि नाखून बड़े बड़े लोग बढ़ा कर रखते हैं, क्यों बढ़ा कर रखते हैं, फैशन में आजकल बढ़ा कर रखते हैं। लेकिन पहले कि मनुष्य उस समय जंगलों में रहते थे, और जंगलों में शिकार करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, हथियार की जरूरत होती है। तो हथियार के बदले प्रकृति ने क्या दिया था मनुष्य को, नाखून दिया था। बड़ा बड़ा नाखूनों से जो जंगल में रहने वाले मनुष्य है वो अपना भोजन का
व्यवस्था करते थे। लेकिन इस समय क्या है, इस समय भी बहुत सारे लोग हैं जो नाखून बढ़ा कर रखते हैं, नाखून बड़ा बड़ा रखते हैं। तो वही इस जो चैप्टर में यही नाखूनों के बारे में बताए हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें बताए हैं। उसके बाद नागरी लिपि। अब देखिए नागरी लिपि क्या होती है, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। तो ये देवनागरी का विकास कैसे हुआ, ये कैसे कैसे इसको नागरी भी कहा गया, नंद नागरी भी, देवनागरी भी कहा गया, ये कैसे इसका अलग अलग नाम पड़ा, इसमें सब नागरी लिपि में यही सब बताया गया है। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है, ये भी निबंध है एक। आगे बढ़ते हैं बहादुर। बहादुर एक बहुत अच्छा कहानी है। बहादुर अमरकांत द्वारा लिखा गया बहुत एक अच्छा कहानी है। आगे बढ़ते हैं परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा द्वारा ये एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन लिखा गया। अब देखिए जीत जीत मैं निरखता हूँ, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनको पता है इंटरव्यू का मतलब, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। तो वही है साक्षात्कार। अभिनव एक ललित रचना है। ये लेखक जाते हैं, अभिनव एक जगह है, वहां पर जाते हैं और बहुत सारी रचनाएं करते हैं, किताब लिखते हैं, उसी को अभिनव। इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली के बारे में, एक मछली की कहानी, एक लड़के 2-3 रहते हैं, उसके बारे में कहानी बताए हुए हैं। आगे नौबत खाना में इबादत, ये इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यह व्यक्ति चित्र है, यानी कि इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। अगला है शिक्षा और संस्कृति। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, गांव में लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसी शिक्षा होना चाहिए, इस सब के बारे में कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी। ये शिक्षा शास्त्र। अब देखिए ये गद्य हो गया। अब पद्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पद्य के बारे में हम लोग देखते हैं कि पद्य में क्या क्या है। इसको आप अंत तक देखते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये जब तक इसको फुल नहीं समझिएगा, आपको ये नहीं समझ में क्या क्या पढ़ना है। इसको पहले समझिए तो पढ़ना क्या क्या है, इसको आप इसीलिए अंत तक देखते रहिए। हमने गद्य खंड के बारे में देखा, पद्य खंड या काव्य खंड के बारे में देखेंगे। इसको पद्य खंड भी बोलते हैं, काव्य खंड के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कविताओं के रूप में होता है, छोटे छोटे पंक्तियों में होता है। जैसे वो कहानी के रूप में था, गद्य खंड कैसा था, कहानी के रूप में। ये छोटे छोटे पंक्तियों के रूप में होता है। बुक में देखिएगा, छोटे छोटे कविताओं के रूप में, पंक्तियों के। इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे पहला चैप्टर राम बिनु बिरथे जग जन्मा, एक 3-4 लाइन में ये होगा। फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भी 3-4 लाइन होगा। यानी कविताओं के रूप में ये रहता है काव्य खंड या पद्य खंड। अब देखिए इसके लेखक है गुरु नानक। इसके लेखक कौन है, गुरु नानक। अब इसमें आएगा लेखकों के बारे में, उसके जन्म के बारे में तो पता ही है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। लेकिन ये आता है, इसका अर्थ लिखने के लिए भी आता है। सब्जेक्ट में क्या आता है, अर्थ आता है, और बीच बीच में से कविताओं के बीच बीच में से दे देता है और बोलता है पूरा लिखिए। इस सेंटेंस को क्या कीजिए, पूरे जैसे दे देगा राम बिनु बिरथे, बिरथे दे देगा और उसके बाद पूरा सेंटेंस को बोल देगा लिखिए इसको, या 2 लाइन इसको लिखिए। तो ये भी बात ध्यान में रखना। इसके गुरु नानक लेखक है, इसके गुरु नानक लेखक है। आगे देखिए प्रेम आयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वरय। इसके लेखक है रसखान। इसके लेखक कौन है, रसखान लेखक है। इस कविता में, इसके कविता के लेखक, इस काव्य खंड के लेखक कौन है, रसखान। आगे देखते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है मोह असुआ नहीं लो बरसा। यानी इसके लेखक है घनानंद। इसके लेखक कौन है, घनानंद। उसके बाद आता है स्वदेशी। अब देखिए ये तो आपको इसका अर्थ जानना जरूरी है। अब देखिए उसके बाद स्वदेशी यानी कि अपने देश के बारे में इसमें बात करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे, अपने देश के बारे में। तो ये अपने देश के बारे में बात करेंगे। इसके लेखक हैं प्रेमघन। इसके लेखक कौन है, प्रेमघन। स्वदेशी यानी अपने बारे में बात करेंगे। अगला है भारत माता, यानी भारत माता के बारे में ही बात होगा इसमें। तो इसके लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत। उसके बाद जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये जनतंत्र के जन्म पढ़ना। आगे हिरोशिमा का तो आप लोग घटना याद ही होगा, वहां वाला, यह वही वाला हिरोशिमा। वस्त्यान अज्ञय जी लिखे हैं हिरोशिमा में क्या हुआ था, कैसे कविता के माध्यम से लिखे हैं। तो ये हिरोशिमा के बारे में पढ़ना। एक वृक्ष की हत्या, यानी कि वृक्षों को कटाई जब होती है तो वृक्ष को कैसा महसूस होता है, क्या होता है वृक्ष हमारे जीवन में, उसका क्या महत्व होता है, ये सब कौन बताए हैं, ये कुंवर नारायण। इसके लेखक कौन है, कुंवर नारायण। इसमें पढ़ना है हमारी नींद, यानी हमारी नींद के दौरान क्या क्या होता है। जब हम सोते तो हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारी नींद के दौरान। इसमें लिखा गया हमारी नींद, यानी बीरेन डंगवाल इसको लिखे। अगला अक्षर ज्ञान, अनामिका द्वारा लिखा गया अक्षर ज्ञान। अब देखिए अक्षर ज्ञान क्या होता है, बच्चों को अक्षर ज्ञान यानी क ख कैसे सिखाया जाता है, यानी छोटे बच्चों को अक्षर का ज्ञान कैसे दिया जाता है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अगर लौट कर आऊंगा, फिर लौट कर
आऊंगा फिर, जीवनानंद दास द्वारा ये लिखा गया, लौट कर आऊंगा फिर। और अगला, मेरे बिन तू प्रभु, रेनर मरिए रिल्के द्वारा ये लिखा गया है। अब देखिए समझिए ध्यान से। अब बुक 2 सेकंड वाला बुक में, वो पतला वाला जो बुक है वर्णिका, उसका नाम क्या है? वर्णिका। पहला वाला का गोदुल अहमद, सेकंड वाला का वर्णिका। दही वाली मंगमा, ये पहला कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। दही वाला है, दही वाली मंगमा, बहुत अच्छा कहानी है। इसके लेखक है श्रीनिवास। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली, दही समझ में आ रहा है, दही के बारे में कुछ, मंगमा बहुत अच्छा कहानी है। अगला है ढहता विश्वास। इसके लेखक है सतकोड़ी होता। ये उड़ीसा के, ये उड़ीसा के बारे में, वहाँ का कहानी है, वहाँ के बारे में, ढहते विश्वास के बारे में बताएंगे। सतकोड़ी होता ये इसके लेखक है। अगला माँ कहानी के लेखक है। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पोटलीकर है। कौन है? ईश्वर पोटलीकर। और उसके बाद नगर है। नगर कहानी के लेखक सुजाता है। अब देखिए नगर यानी नगर में कौन कौन सी घटनाएं होती है कहानी के माध्यम से इसमें है, यही शीर्षक है। आपने ये गद्यांश में भी जाना होगा, शीर्षक का मतलब क्या था, देखिए यही सब शीर्षक है। दही वाली मंगमा कहानी दिया हुआ है तो उसका शीर्षक दही वाली मंगमा, ढहता विश्वास, माँ, नगर। अब देखिए धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक सावर दैया है। यानी धरती के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इंसानों का जो जीवन है वो कैसे चलता है। एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आई है। हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप पढ़ाई, ये पूरे जानने के बाद ये समझ गए तो और आपको पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगी।